हाय स्टूडेंट्स, आपका 11th फिजिक्स का जो कंटिन्यूएशन में हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे, डायमेंशन के बारे में और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। तो आज हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और उसका एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख लो, अभी रैंडमली हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं कुछ सम फिजिकल क्वांटिटीज का। तो लास्ट क्लास में हमने किया था, तो सपोज हम लेते हैं सपोज सरफेस टेंशन का। क्या है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन आपका क्या होता है? सरफेस टेंशन देखो, हम नॉर्मली सिग्मा लिखते हैं और ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस एरिया होता है। सरफेस जो लिक्विड का सरफेस होता है, तो इसमें फोर्स आपका क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और ये जो लेंथ है एल है, तो ये आपका M1 L 0 हो जाएगा, T माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस में आपको डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज दिया रहता है, जैसे उसको हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका एंगल के बारे में ये हम डिस्कस किए थे। एंगल क्या होता है? और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये क्या होता है? L/R होता है, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क। ये जैसे आपका है ना, ये आपका एंगल है, तो ये थीटा क्या होता है? ये जो लेंथ ऑफ द आर्क होता है और ये रेडियस होता है। तो लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा उसका भी L होगा और इसका भी L होगा, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपका, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का जैसे होता है रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी आपका क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपका क्या होता है? जैसे डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ कंपैरिजन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो सेम चीज का रेशियो है। सो दिस विल आल्सो बी योर डायमेंशन लेस, राइट। सिमिलरली और एक देख लेते हैं, जैसे हम और एक बता सकते हैं आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी सेम चीज होता है जो डेंसिटी के बराबर, ये भी आपका डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, सिमिलरली आ जाओ, अगर हम आपको बताते हैं जैसे प्रेशर है, फोर्स के बारे में हमें पता है, एरिया के बारे में पता है, तो सपोज प्रेशर है, तो प्रेशर आपका क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। तो इसको डिराइव करोगे, फोर्स का आपको पता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब mL/t माइनस टू, एरिया आपका हो गया L स्क्वायर, तो ये हो गया M1 L माइनस वन T माइनस टू। ठीक है, ये आपका प्रेशर का हो गया। सिमिलरली अगर हम बताते हैं, देखो मैक्सिमम ये देता है जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? ये आगे आप मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स वाला चैप्टर में पढ़ोगे। तो अभी के लिए क्या है, आपको ये फॉर्मूला देख लो। नॉर्मली जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपका विस्कस फोर्स से आता है, जो F होता है माइनस ईटा A dV बाई dx होता है। इसका मतलब ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये विस्कस फोर्स होता है, ये एरिया होता है, ये वेलोसिटी होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड होता है। तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपको अगर ईटा चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहले फॉर्मूला चाहिए डायमेंशन के लिए, आपको पता है, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स अपॉन ये वाला देख लो ए डी भी। ठीक है, तो इसमें कौन सा चीज क्या है? फोर्स है, डिस्टेंस है, एरिया है, वेलोसिटी है। तो इसको अगर आप निकालते हो तो इसका क्या आ जाएगा? देखो, फोर्स के बदले एम एल टी माइनस टू, डीएक्स के बदले एल, और एरिया के बदले एल स्क्वायर, और डी भी मतलब वेलोसिटी एल टी माइनस वन। तो आप देख लो, ये एल 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 स्क्वायर कट हो गया, तो ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? M1 L माइनस वन टी, इधर देखो माइनस वन, ये माइनस टू माइनस वन। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस कर लेना, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये थोड़ा याद रख लेना, फास्ट चैप्टर है आपका, क्योंकि आगे जाके हम जो भी पढ़ेंगे सबका डायमेंशन एंड एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। अभी आप आ जाओ डायमेंशनल एनालिसिस।
क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में नॉर्मली हम जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम पहला चीज जो करेंगे वो आपका हो सकता है, देखो, कन्वर्शन ऑफ वन यूनिट, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम, कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू another system, to another system, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम कर सकते हैं जो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। करेक्टनेस हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं ना, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा होता है डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये तीन मेजर जो एप्लीकेशन है थ्रू द डायमेंशनल एनालिसिस, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो, कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आप देखो, जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट को कन्वर्ट करते हो उसका पहले डायमेंशन निकाल देना, उसका पहले डायमेंशन निकालना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहले इसका डायमेंशन निकालना है। फिर जो एक सिस्टम होता है और दूसरा सिस्टम होता है, सपोज ये आपका सिस्टम 1 है जिसमें आप मेजर कर रहे हो, ये आपका सिस्टम 2 है, आपको कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल सपोज SI टू CGS हम करते हैं, ऐसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, जब हम डायमेंशन लिखेंगे इधर MLT, तो इसका पावर कुछ हो सकता है, इसका पावर कुछ हो सकता है, इसका पावर कुछ हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, सपोज सिस्टम 1 में उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू सपोज आपका N1 है, ठीक है। और डायमेंशन M1 L1 T1, इसका टू द पावर है, इसका टू द पावर B, इसका टू द पावर C। जब हम सिस्टम चेंज करते हैं तो इसका जो डायमेंशनल जो फॉर्मूला है ये चेंज नहीं होते, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। तो इसको मैं N2 इंटू M2 L2 T2, इसका भी पावर A होगा, इसका पावर B होगा, इसका पावर C होगा, राइट। तो इस तरह करके हम इसको इक्विवेलेंट करके हम दूसरे सिस्टम में निकाल सकते हैं। सो सपोज हम इसको ये सेकंड सिस्टम में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो N2 हमारा क्या हो जाएगा, N2 मेरा हो जाएगा N1 इंटू, आप खुद देख लो, ये जो M1 M2 इधर डिवाइड हो जाएगा, सो M1 बाई M2 टू दी पावर A हो जाएगा। सिमिलरली L1 बाई L2 टू दी पावर B हो जाएगा। सिमिलरली T1 अपॉन T2 टू दी पावर C हो जाएगा। सो दिस इज द वे वी कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सो विल गो फॉर ए एग्जांपल। ये बहुत इजी होता है, बट स्टेप वाइज अगर आप इसको समझोगे देन यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, ठीक है। तो देखो, मेरे को जैसे अभी एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज वी आर कन्वर्टिंग 1 जूल टू आर्ग। तो हम कैसे करेंगे, देखो 1 जूल, तो जूल आपका किस में है, SI सिस्टम में है, किसका यूनिट है, वर्क डन का है या एनर्जी का है। तो पहले हम इसका डायमेंशन निकाल देंगे, फिर जो सिस्टम मैंने आपको बताया उसमें करेंगे। तो आप देख लो स्टेप बाय हम कैसे इजी तरीके से कर रहे हैं। तो हम कन्वर्ट किसको करेंगे, 1 जूल को आर्ग में करेंगे, 1 जूल को हम आर्ग में करेंगे, राइट। तो आप इधर देख लो, जो 1 जूल होता है वो SI सिस्टम होता है और आर्ग CGS में होता है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन निकालो। तो ये वर्क डन और एनर्जी का होता है। तो वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए थे, ये आपका हो जाएगा, कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा mL²T-2, राइट। ये आपका डायमेंशन हो गया। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इधर लिखेंगे, जो N2 का वैल्यू मेरा आएगा, N2 का वैल्यू मेरा क्या आएगा, उसको N1 इंटू, देखो N1 इंटू M1 देखो, इधर जो A है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, B का वैल्यू 2 हो जाएगा, C का वैल्यू -2 हो जाएगा। जैसे हम इसको इक्विवेलेंट करेंगे,
तो ए का वैल्यू आपका 1 हो गया, बी का वैल्यू आपका 2 हो गया, सी का वैल्यू आपका -2 हो गया। तो अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो n1 इंटू आपको क्या करना है m1 बाई m2। तो फर्स्ट सिस्टम आपका SI सिस्टम है, सेकंड सिस्टम आपका CGS सिस्टम है। तो m जो होता है मास, SI सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है kg, तो मैं इसको kg लिख दूंगा। और CGS सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, और इसका पावर कितना होगा a मतलब 1। सिमिलरली L का ले लो, L SI सिस्टम में मीटर होता है तो मैंने मीटर लिख दिया, CGS सिस्टम में सेंटीमीटर होता है और इसका पावर कितना होता है 2। सिमिलरली अगर मैं टाइम का देखूं, इसमें भी सेकंड इसमें भी सेकंड, तो लिखो या नहीं लिखो दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज इसका एनी s by second 1 to the power anything is 1, राइट। सो वी आर कंसीडरिंग ओनली दीज थिंग्स। तो अभी देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूं, तो अभी हम कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 जूल है तो n1 का वैल्यू आपका 1 हो गया, इधर n2 चाहिए, तो जैसे n1 का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, 1 kg बाई ग्राम। इधर आप ध्यान रखना किसी एक को कन्वर्ट कर देना, तो जैसे kg बाई ग्राम है, मैं kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। सो ये 1 kg कितना होता है 10 to the power 3 मतलब 1000 होता है, और इसका पावर 1 है। सिमिलरली मीटर सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, और इसका पावर कितना 2। तो अब देख लो आप, ये जो सेम हो गया ना, सेम हो गया मतलब वी आर नॉट bothering about the given units, now they are equal, so only there will be a calculation for the numerical values। तो इसमें क्या होगा 10 to the power 3 हो गया आपका, और ये 10 स्क्वायर का स्क्वायर तो 10 to the power 4, so टोटल हो गया 10 to the power 7। so now you get your result, so your the value of the n2 will be 10 to the power 7। तो इधर अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं, your 1 joule equals to, we can write here your 1 joule equals to 10 to the power 7 arg, right? So this is how we are converting the given unit from one system to another system। So this is a very simple procedure we have to follow, and we have to find the desired numerical value for the given physical quantity, right? अब यह आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन में हम जाते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या आपको बोलता है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। तो आप देखो कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है, मैं कैसे बताऊं कि वो जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है। तो ये दिस इज एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें अभी हम क्या करते हैं, सपोज मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है ऑफ ए बॉडी, ये आपका हाफ mv² होता है, तो इसको आप डायमेंशनली चेक करो द करेक्टनेस। तो अभी देखो इसका प्रोसीड्यूर क्या होता है कि जो फिजिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो पैरामीटर है और राइट हैंड साइड में जो पैरामीटर है, सबका डायमेंशन निकाल दो और देखो दोनों इक्वल होना चाहिए। बट इधर क्या होता है, अगर राइट साइड में 2-3 टर्म्स है प्लस माइनस करके, तब थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तरफ से होता है। तो ये सिंपल है। तो अभी देखो इसको मैं अगर लिखूं, इधर काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है ऑलरेडी, तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के बराबर, तो mL²T-2, राइट। सिमिलरली आप देखो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है आपका हाफ mv²। m क्या होता है, मास होता है, v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, हाफ क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, वो एक कांस्टेंट है, नंबर है। तो इसको अभी हमने हाफ कांस्टेंट हो गया, m के बदले में कैपिटल M लिख दिया क्योंकि इसका डायमेंशन कैपिटल M। v² वेलोसिटी के बदले मैं लिखूं LT-1 और इसका स्क्वायर है, तो कितना आ गया आपका m1 L²T-2। सो नाउ यू ऑब्जर्व the dimension of left hand side is equal to the dimension of right hand side। तो अभी हम लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का
वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट, दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। सो दिस इज हाउ, ठीक है, हम बताते हैं कि एक इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, राइट। सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसीजर वी फॉलो। सपोज किसी में 2-3 टर्म्स है तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। सपोज एक दिया हुआ है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब मुझे डायमेंशनली चेक करना है वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। तो आप इसमें देखो, जो राइट हैंड टर्म साइड है ut है और ये हाफ at² है, तो 2 टर्म है, तो 2 टर्म को एक टर्म के साथ मैं कैसे करूं? तो इस टाइप का क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसमें अगर डिफरेंट टर्म्स है, जैसे आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, डिफरेंट टर्म्स है, तो उनका जो डायमेंशन होगा ऑफ ईच टर्म वो सबका डायमेंशन सेम होगा, देन ओनली द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो अभी इसमें हम देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका S है। S का डायमेंशन क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। S का डायमेंशन क्या होता है आपका, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है लेंथ, तो इसको हम लिख देंगे L। सिमिलरली राइट हैंड साइड का 2 टर्म है, तो पहला टर्म क्या है ut, तो मैंने ut, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी lt-1 और टाइम है t, तो ये भी आपका L मिल गया। सेकेंड टर्म में आ जाओ, सेकेंड टर्म में क्या है हाफ at², हाफ at², तो हाफ at² में क्या होगा देखो, ये तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, एक्सीलरेशन का होता है lt-2 और ये t² हो जाएगा t², तो ये कट हो गया, सो वी गेट L। तो इसमें भी देखो जो दोनों टर्म्स थे ना सबका डायमेंशन LL है और इसका भी L है। So that means according to the principle of homogeneity all the terms in the given equation have the same dimension. So इसका मतलब this equation is dimensionally correct। तो ये आप अच्छी तरह से देखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत पूछता है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे भांडारवाल इक्वेशन है, ये क्वेश्चन में क्या आपको पूछता है, देखो ये ऐसे करके पूछता है, जैसे p प्लस a बाई v² इंटू v माइनस nb, सो दैट इज इक्वल टू RT करके nRT। तो ये नॉर्मली भांडारवाल्स गैस इक्वेशन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछता है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A और द डायमेंशन ऑफ B, और कुछ भी पूछ सकता है जो अननोन है। तो इसके लिए आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो पहला चीज देखो ये एडिशन है, दोनों टर्म एडिशन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, इन एनी गिवन इक्वेशन द सम और द डिफरेंस टर्म्स ऑल विल हैव द सेम डायमेंशन। तो इधर आप बता सकते हो कि जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा, राइट। तो इधर से देखो दिस इज द ट्रिक्स, क्योंकि ये एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव वाला टर्म्स होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये सेम डायमेंशन होंगे। तो अभी देखो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, राइट, फोर्स बाय एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, LQ होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो LQ का स्क्वायर कितना होगा, L⁶ हो जाएगा। तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करते हो, आप देख लो ये L⁶, ये L², तो L⁴ इधर 4 होगा और ये L⁵ हो जाएगा, राइट, और ये T⁻²। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी A इन दिस इक्वेशन, राइट। सिमिलरली आप देख लो B का पूछ रहा है, तो B किसमें है, V माइनस NB, तो V इधर वॉल्यूम होता है, सो दे आर टू सब्सट्रैक्टिंग टर्म्स, सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी वही होगा। तो n तो नंबर ऑफ मोल्स डायमेंशन लेस होता है, तो हम इधर लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन है आपका B का वो V के बराबर है, सो V इज इक्वल टू B। तो B का डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का बराबर, तो वॉल्यूम क्या है, LQ।
सो दिस इज ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल, और ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। देखो इसमें a इंटू बी का पूछ सकता है, a बाई बी स्क्वायर का पूछ सकता है। जैसे लास्ट आपका जेई मेंस का एग्जाम गया है, उसमें a बाई बी स्क्वायर का पूछा है, तो आप इस तरह a का निकाल दिए, b का निकाल दिए, a बाई बी स्क्वायर का निकाल दो। कैसे करेंगे? देखो सपोज दिया a बाई बी स्क्वायर, ये 2025 जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे a है, a का वैल्यू कितना हुआ आपका m1 l टू द पावर 5 t माइनस 2 डिवाइड बाई b, इसका स्क्वायर है तो l टू द पावर 6 हो गया। तो आप देखो ये हो जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2। कितना सिंपल था। बट ओनली थिंग कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई सम वाला टर्म्स है या डिफरेंस वाला टर्म्स है, तो जितने भी टर्म्स होगा सबका डायमेंशन सेम होगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। एक एप्लीकेशन हमारा रहेगा थर्ड वन, उसमें क्या होगा कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा, उनके बीच में रिलेशन को हम एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।